हेलो स्टूडेंट, थार सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालासर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई आवेशन की विधियाँ, आवेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ वापस कि इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होना ही आवेशन कहलाता है। फिर हमने उसकी 3 विधियाँ पढ़ी। नंबर फर्स्ट घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर सेकंड प्रेरण द्वारा आवेशन और नंबर थर्ड है चालन द्वारा आवेशन। इन 2 की व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन, ये होता कैसे है, और फिर एंड में ये देखेंगे कि चालन और प्रेरण द्वारा जो आवेशन है उनके बीच में अंतर क्या है, उसके बारे में सीखना। तो देखो, आज हम व्याख्या करते हैं चालन द्वारा आवेशन की, तो हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले चालन द्वारा आवेशन जो है उसका उद्देश्य क्या होता है या उसकी परिभाषा क्या, वो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर बताऊंगा आपको। क्या कह रहा है, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श करवाकर उस अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के समान आवेश उत्पन्न करना ही चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा बोल दो, उद्देश्य बोल दो, एक ही बात है। लाइन से पता चल रहा है कि अनावेशित वस्तु, तो ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। अनावेशित का मतलब है उदासीन। उदासीन का मतलब ये नहीं कि आवेश 0 है, बल्कि वहाँ मतलब ये है कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेट जो कुल चार्ज है अपने पास वो 0 है। इसलिए हम कह रहे हैं वस्तु अनावेशित या उदासीन है। तो अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श करवाकर, यानी इस बार भौतिक स्पर्श हो रहा है, स्पर्श करवाकर उस अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के समान आवेश उत्पन्न करना या समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना ही चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। अब इसको हम एक उदाहरण या एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं। देखो, इस एग्जाम्पल को मैं एक डायग्राम से बता रहा हूं। ये मेरे पास 2 गोले हैं, जिनमें से एक तो है आवेशित, तो ये तो है आवेशित या वस्तु भी कह सकता हूँ समझने के लिए। ये तो है आवेशित गोला और ये है उदासीन या अनावेशित गोला जिस पर कोई चार्ज नहीं है। मान लिया इस गोले को हमने धनावेशित कर रखा है इस प्रकार से, और ये है उदासीन। दोनों गोलों को कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। कुचालक स्टैंड पर इसलिए रखा है ताकि इस गोले का आवेश भूमि में संचरित नहीं हो सके, यानी अर्थिंग की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो यह तो हो गया कुचालक स्टैंड अपने पास। तो पहली स्टेप में तो क्या कर रखा है कि दोनों गोलों को एक दूसरे से अलग रख रखा है, तो ये तो आवेशित है और यह है उदासीन।
सेकंड कंडीशन में क्या किया गया, दोनों को स्पर्श करवा दिया इस प्रकार से, जिसको हम भौतिक स्पर्श भी कह देते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जब आवेशित गोले को अनावेशित गोले से स्पर्श करवाया जाता है तो तुरंत आवेश आवेशित गोले से अनावेशित गोले की ओर स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि इसका जो कुछ चार्ज है वो इस गोले बी को मिल जाएगा। अगर मैं इसको ए बी दे दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब आवेशित गोला अपना चार्ज अनावेशित गोले को दे देगा इस प्रकार से। और जब दोनों को एक दूसरे से पृथक करते हैं तो इसके पास भी आवेश आ गया और इस गोले के पास भी आवेश आ गया। तो इस कंडीशन में अगर इन दोनों गोलों की मैं बात करूं तो ये तो पहले से ही आवेशित था, ये हो गया आवेशित गोला, तो ये भी वापस क्या हो गया, चार्ज हो गया। इसको भी हम कहते हैं आवेशित गोला। या यूं समझ लो, मान लो ये गोला ए है और ये गोला बी है, ये रहा गोला ए ये बी, ये बना दिया ए, ये वापस कर दिया मैंने बी, ये हो गया पॉइंट नंबर सी। तो क्या कह रहा है कि चित्र ए में गोले ए को आवेशित किया गया है और गोले बी को अनावेशित किया गया है और दोनों गोलों को कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। और चित्र बी क्या कह रहा है कि जब दोनों गोलों को भौतिक स्पर्श करवाया जाता है तो आवेश गोले ए से गोले बी की ओर स्थानांतरित हो जाता है। और चित्र सी क्या बता रहा है कि जब दोनों गोलों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है तब गोला ए तो पहले से ही धनावेशित था, इस बार गोला बी भी क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है या चार्ज हो जाता है। तो यहाँ लाइन क्या कह रहा था, देखो अनावेशित वस्तु, ये रही अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु को सॉरी ये तो है अपने पास है आवेशित वस्तु, आवेशित अनावेशित, ये रही अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराकर उस अनावेशित वस्तु पर, ये रही अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। ये इसका एक उदाहरण हो गया। यानी एग्जाम्पल तो हम कैसे भी बना सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इस उदाहरण को देखो ऐसे भी बना सकता हूँ। ये मेरे पास कोई उदासीन गोला है, कुचालक स्टैंड पर रखा गया है, इसकी हमें अलग अलग स्थिति लेनी पड़ेगी, तो मैं और बना लेता हूँ इसको। ये मेरे पास उदासीन गोला है या अनावेशित वस्तु कह सकते हो आप। तो इस उदासीन गोले के अंदर हमें पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनकी संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसलिए उदासीन है। अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, एक आवेशित छड़ ले ली, धनावेशित कांच की छड़। धनावेशित कैसे हुई थी ये अपनों ने पहले ही हल कर दिया घर्षण विद्युत में। तो ये मेरे पास कोई प्रेरक वस्तु है, या यूं कह सकता हूं धनावेशित कांच की छड़ है। जब मैं धनावेशित कांच की छड़ को इस उदासीन गोले से स्पर्श करवाऊंगा तो मुझे पता है कि तुरंत आवेश का प्रवाह छड़ से गोले के ऊपर हो जाएगा इस प्रकार से, और उसी समय ये जो छड़ है वो अपना आवेश इस गोले को प्रदान कर देगी। अब अगर हम छड़ को हटा दें तो ये जितना भी आवेश है ये इस गोले पर फैल जाएगा और हम यह कह देंगे कि जो गोला है अब वो आवेशित हो जाएगा, जबकि प्रारंभ में क्या था, उदासीन, और अब क्या हो गया, आवेशित। तो यहाँ वाली जो ये जो पॉइंट नंबर बी है डायग्राम का, इसको मैं इस लाइन से कैसे कर सकता हूँ कि ये कह रहा है अनावेशित वस्तु यानी उदासीन गोला, ये रही, जिसको मैं यहाँ कहता हूँ प्रेरित वस्तु। तो अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श करवाकर, यानी भौतिक स्पर्श हो रहा है, स्पर्श करवाकर उस अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना ही चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। अब इसमें भी प्रेरण की, जैसे प्रेरक और प्रेरित दो वस्तुएं आ गई, तो इसमें भी नोट आ जाएगा मेरे पास। नोट का मतलब यहाँ स्पेशल पॉइंट से, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि जो चालन द्वारा आवेशन है उस चालन द्वारा आवेशन में प्रेरक वस्तु और प्रेरित वस्तु दोनों के बीच में भौतिक स्पर्श होता है। पहला पॉइंट तो यही है, डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि प्रेरक वस्तु और प्रेरित वस्तु दोनों के बीच में भौतिक स्पर्श होता है। और पॉइंट नंबर 2 भी हम डायग्राम से देख सकते हैं कि चालन द्वारा आवेशन में जो प्रेरित वस्तु है उस पर आवेश प्रेरक वस्तु के समान प्रकृति का होता है। ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। ये हैं 3 आवेशन की विधियां, घर्षण द्वारा आवेशन यानी घर्षण से चार्ज होना,
प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा चालन द्वारा आवेशन। तो तीनों पॉइंट पूरे हो चुके हैं। अब मैं एक बार प्रेरण और चालन इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट कर देता हूं। प्रेरण द्वारा आवेशन, वही जो नोट है वही इनका अंतर है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रेरण में क्या पढ़ा था कि जो प्रेरक और प्रेरित वस्तु है उनके बीच में कोई भौतिक स्पर्श नहीं होता है। पहला पॉइंट तो यही है। जबकि इसके अंदर अगर मैं नोट की बात करूं तो इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ा कि प्रेरक वस्तु और प्रेरित वस्तु इन दोनों के बीच में भौतिक स्पर्श होता है। ये इनका पहला अंतर है। फिर हमने सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ा कि प्रेरण के दौरान जो प्रेरक वस्तु है, प्रेरक वस्तु एवं प्रेरित वस्तु दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। यानी कि जब प्रेरण की घटना होती है तो जो उदासीन वस्तु है उस पर आवेश जो है वो आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का। कहने का मतलब है अगर प्रेरक वस्तु धनावेशित है तो प्रेरित वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, और अगर प्रेरक वस्तु ऋणावेशित है तो अपनी जो प्रेरित वस्तु है वो धनावेशित हो जाएगी। इसमें पॉइंट नंबर 3 में क्या पढ़ा कि प्रेरक और प्रेरित दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश होता है। ये होगी अपनी 3 विधियां, आवेशन और आवेशन की 3 विधियां। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, जो अगला पॉइंट है उसको मैं एक क्वेश्चन बना के करवा रहा हूं। क्वेश्चन है कि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है। कारण स्पष्ट कीजिए। यानी हमें सिद्ध करना है कि एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, वो देखना। ये मान लिया मेरे पास कोई उदासीन गोला है, और ये है मेरे पास कोई धनावेशित कांच की छड़। इस प्रकार से ये तो है कांच की छड़ जो धनावेशित है, और ये अपने पास उदासीन गोला। प्रैक्टिकल में क्या करते हैं कि जब धनावेशित कांच की छड़, इसको वस्तु भी कह सकता हूँ, धनावेशित वस्तु को उदासीन वस्तु जो गोला है मेरे पास, उदासीन वस्तु के पास लाते हैं, स्पर्श नहीं करवाना, बस नज़दीक लेके आना है। जब पास लाते हैं तो घटना होती है प्रेरण की। प्रेरण का मतलब क्या हो गया कि इस छड़ का जो धनावेश है वो इस गोले के धनावेश को तो करेगा प्रतिकर्षित, क्योंकि सहजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और जो ऋणावेश है उसको करेगा अपनी ओर आकर्षित, क्योंकि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो होगा क्या, इस गोले का जो धनावेश है जितना भी है वो सारा का सारा इस छड़ के विपरीत वाले इस पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और जो ऋणावेश है वो इस छड़ के पास वाले सिरे की ओर इकट्ठा हो जाएगा। अब चूंकि हमने पढ़ा कि सहजातीय आवेश में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश में आकर्षण होता है, तो अगर इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो छड़ के धनावेश और गोले के धनावेश के जो बीच की डिस्टेंस यानी दूरी है वो इस छड़ के धनावेश और इस छड़ के ऋणावेश वाली जो बीच की दूरी है उससे काफ़ी ज़्यादा यानी अधिक है। यानी ये दूरी कम और ये दूरी ज़्यादा है। अब दूरी ज़्यादा है तो सीधी बात है, हालांकि इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो प्रतिकर्षण जो बल है वो लगेगा दुर्बल प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, दुर्बल प्रतिकर्षण बल। और इनके बीच की दूरी कम है, और इनके बीच में जो आकर्षण लगेगा वो लगेगा प्रबल आकर्षण बल। अब इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो प्रतिकर्षण बल का मान है कम और आकर्षण बल का मान है ज़्यादा, इसलिए ये कांच की छड़ क्या करेगी, इस गोले को अपनी ओर आकर्षित करेगी, और या कांच की छड़ गोले की ओर आकर्षित होगी। तो इस प्रैक्टिकल से हम ये सिद्ध कर देते हैं कि एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित या उदासीन वस्तु को अपनी ओर क्या कर सकती है, आकर्षित कर सकती है। एक बार वापस देख लेना कि जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाते हैं तो घटना होती है प्रेरण की, स्पर्श नहीं करवाना है।
तो प्रेरण के दौरान इस गोले का जो छड़ के समान वाला जो प्रकृति का आवेश है वो तो इससे दूर इकट्ठा हो जाएगा और विपरीत प्रकृति वाला आवेश इसके पास इकट्ठा हो जाएगा। अब चूंकि सजातीय आवेशों के बीच की दूरी ज़्यादा है और विजातीय आवेशों के बीच की दूरी कम है, इसलिए प्रतिकर्षण बल तो है दुर्बल प्रकृति का और आकर्षण जो बल है वह प्रबल प्रकृति का। इसलिए हम कहते हैं कि भाई एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। और यही रीज़न है कि आकर्षण के बजाय प्रतिकर्षण बल ही इस विद्युत्की का निश्चयात्मक परीक्षण है, जो मैंने एक पीछे टॉपिक बता रखा आपको, उसी से संबंधित है। तो इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब नोट है एक अलग से, नोट में 3 पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहाँ से एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो मैं एक बार लिख देता हूँ कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। नंबर 2, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। और पॉइंट नंबर 3, एक समान त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न कर सकता है। ये अपने नोट के 3 पॉइंट हैं, जिनमें इस पॉइंट से क्वेश्चन 2012 में आया था और यहाँ से 2017 में आ चुका है। तो पहला पॉइंट क्या है कि स्थिर आवेश, स्थिर का मतलब हो गया एक जगह टिका हुआ, या यूँ मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी यानी कि वेग 0 है, इस प्रकार से यहीं रुका हुआ आवेश इस जगह पर है। तो ये कह रहा है जब कोई आवेश स्थिर होता है तो अपने चारों ओर केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये होता क्या है ये अपने को आगे की क्लास में पता चलेगा। फिर सेकंड नंबर पॉइंट, गतिमान आवेश, विवेग से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो अपने 10th के विज्ञान में पढ़ चुके हैं। हालांकि इसकी पूरी व्याख्या हम चुंबक वाले चैप्टर में करेंगे, क्या होता है कैसे उत्पन्न होता है। फिर है तीसरा पॉइंट, एक समान जो त्वरित आवेश है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न कर सकता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये अपना एक अलग से पार्ट है, एक अलग से टॉपिक भी आएगा अपने, जो लास्ट इकाई है उसका एक भाग है। हम वहाँ पढ़ेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितने भागों में बंटी हुई है और हमारे दैनिक जीवन में कौन से भाग का अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था वो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि गतिमान आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। अरे क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है। सबसे पहले गतिमान आवेश, गतिमान आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। फिर है विद्युत चुंबकीय तरंगों का मुख्य या मूल स्रोत क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि एक समान त्वरित आवेश ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत है। अब इस प्रकार से एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये अपने 3 पॉइंट हो गए नोट के। फिर इसके बाद में देखो, अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, परिभाषाएं मान लेना, ये वो परिभाषाएं हैं जो हम 9th क्लास 10th क्लास वहीं से पढ़नी शुरू कर देते हैं। देखो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ इस प्रकार से हेडिंग के तौर पर। एक तो है चालक पदार्थ,
जिनको हम सुचालक पदार्थ भी कह देते हैं। एक है कुचालक या हीन चालक या अचालक, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और हम सभी जानते हैं चालक कौन है, कुचालक कौन है। देखो परिभाषा थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ। चालक पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश या जिसको विद्युत धारा से संबद्ध मानते हैं, तो आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। दोबारा सुन लेना, वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, सुगमता से होता है, उनको हम कहते हैं चालक पदार्थ। अब चांदी सर्वोत्तम चालक है प्रकृति में। इसके अलावा मानव शरीर भी सुचालक श्रेणी में पाया जाता है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो मैं यूँ कह देता हूँ चांदी। देखो चांदी सर्वोत्तम चालक श्रेणी में माना गया है। इसके अलावा मानव शरीर भी सुचालक या चालक श्रेणी में आता है। फिर है कुचालक। तो कुचालक इसका उल्टा हो गया, वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है वो कहलाते हैं कुचालक पदार्थ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रबर है अपने पास, या इसके अलावा मैं मोम भी ले सकता हूँ। ये कुचालक श्रेणी में आते हैं। दोबारा देख लेना, चालक वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से होता है वो कहलाते हैं चालक पदार्थ। और कुचालक वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है वो कहलाते हैं कुचालक पदार्थ। अब फिजिक्स में क्या है, इन दोनों के अलावा हम एक और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में, वो है मेरे पास परावैद्युत पदार्थ। देखो परावैद्युत पदार्थ होते हैं क्या, मैं लाइन लिख रहा हूं कि वे पदार्थ जो बिना चालन के भी विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। लाइन क्या लिखी, जो बिना चालन के, इसका मतलब उनमें कोई चालकीय गुण नहीं है, कहने का मतलब चालक श्रेणी में नहीं है। जो बिना चालन के भी विद्युत प्रभाव को आसानी से प्रदर्शित करते हैं, कहने का मतलब विद्युतीय गुणों को दर्शाते हैं, वो कहलाते हैं परावैद्युत पदार्थ। ये कब हो सकता है कि अगर हम किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य या सीधा कह दूं विद्युत क्षेत्र, जिसको मैं ई से लिखूंगा, अगर विद्युत क्षेत्र में रख दें तो वो पदार्थ क्या करता है, चालकीय गुणों को प्रदर्शित करने लग जाता है। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं परावैद्युत पदार्थ। इसका एक उदाहरण बता देता हूं मैं, अभ्रक। अभ्रक इसी श्रेणी में पाया जाता है, परावैद्युत पदार्थ। लेकिन करना क्या पड़ता है, उस पदार्थ को हमें किसी न किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखना पड़ेगा। जब विद्युत क्षेत्र में रखूंगा तो वो पदार्थ विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करने लग जाता है। बाकी इसकी व्याख्या अपने आगे जाकर करेंगे, परावैद्युत पदार्थ कितने भागों में बंटा हुआ है और इनको अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये 3 पॉइंट अपने को याद रखने हैं। अब जो बाकी है वो अगले वीडियो में बताएंगे अपने।